जय भीम। देश के पहले चुनाव की दो घटनाएं सुनते हैं। पहली दुखद घटना जिसमें उत्तर बॉम्बे से बाबा साहब चुनाव हार जाते हैं। उस चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई और बाबा साहब ने जो चुनाव याचिका आयोग के सामने रखी उसके बारे में सुनते हैं। बाबा साहब ने 21 अप्रैल 1952 को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी चुनाव याचिका प्रस्तुत की। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के तहत 3 जनवरी 1952 को बॉम्बे सिटी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव को रद्द करने के लिए उन्होंने चुनाव याचिका दायर की। इसमें उन्होंने कुछ इस प्रकार वर्णन किया। बाबा साहब ने चुनाव याचिका में अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट और सटीक तरीके से रखा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने मतदाताओं के मन में भ्रम और भय पैदा किया, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। बाबा साहब ने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने मतदाताओं को दोनों मतपत्र एक ही उम्मीदवार के पक्ष में डालने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसे मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी और उनके स्वतंत्र चुनाव अधिकारों में हस्तक्षेप के रूप में वर्णित किया। उन्होंने चुनावी कानून की धारा 123(2) का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आती हैं और चुनाव को अवैध बनाती हैं। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 1952 को हुए चुनाव में बॉम्बे सिटी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान बड़ी संख्या में मतपत्रों को अवैध घोषित किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा कुल 74,333 मतपत्रों को अवैध घोषित किया गया, जो कि चुनावी भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव के कारण थे। उन्होंने बताया कि इस भ्रष्ट प्रचार के कारण 39,000 से अधिक वोट गलत तरीके से दिए गए, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ और उन्होंने अपनी हार का कारण इस भ्रष्ट प्रचार को ठहराया। बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन शहर में बहुत खराब था और समाजवादी और अनुसूचित जाति संघ के पक्ष में भारी मतदान हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव परिणामों में हेरफेर की और इसकी जांच की मांग की। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की कि इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे और इसमें व्यापक रूप से भ्रष्ट आचरण हुए थे। उन्होंने चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इस प्रकार बाबा साहब ने अपनी याचिका में चुनावी भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और न्याय की मांग की। जिसने देश का संविधान लिखा, उसके साथ यह हाल। अब दूसरी घटना सुनते हैं। यह घटना देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की है, जिसका वर्णन शंभूनाथ टंडन द्वारा किया गया है, जो कि तत्कालीन सूचना निदेशक थे। घटना सुनते हैं। जब देश के पहले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मौलाना अबुल कलाम आजाद को हार का सामना करना पड़ा, तो जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर मौलाना अबुल कलाम आजाद को विजयी घोषित किया जाए। उनके आदेश पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट पर घोषित परिणामों को बदलने के लिए दबाव डाला और इस दबाव के कारण प्रशासन ने विजयी उम्मीदवार विष्णु चंद्र सेठ के बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर्स को हटाकर मौलाना अबुल कलाम के बॉक्स में डाल दिया और इस प्रकार मौलाना अबुल कलाम आजाद को रामपुर से विजयी घोषित कर दिया। इस रहस्योद्घाटन को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शंभूनाथ टंडन ने अपने एक लेख में किया। उन्होंने अपने लेख में लिखा, जब बिशन सेठ ने मौलाना आजाद को भारतीय मतदाताओं से लगभग धो दिया था, तो कैसे उन्हें एक अज्ञात घटना के रूप में भारतीय इतिहास में पुनर्जीवित किया गया। उस समय भी बूथों पर कब्जा करके परिणाम बदले गए थे और देश के पहले आम चुनाव में तब भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था।
देश के विभाजन के बाद लोगों में कांग्रेस और विशेष रूप से नेहरू के प्रति बहुत गुस्सा था, लेकिन चूंकि नेहरू के पास अंतरिम सरकार की कमान थी, इसलिए उन्होंने और उनके पार्टी के उम्मीदवारों ने पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके धोखाधड़ी से जीत हासिल की थी। हिंदू महासभा ने उस समय देश में नेहरू विरोधी आंदोलन का आयोजन किया था और लोग नेहरू से बहुत नाराज थे।